You students, welcome back to my channel Mastering Education today. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 देखने वाले हैं BANS 183 का। क्वेश्चन 1 to 7 हम पार्ट 1 एंड 2 में कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 8 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द फूड एंड फेस्टिवल्स एज एन इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देखा था कि इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज और टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, देखो फिर से, कि इनटैंजिबल और टैंजिबल में क्या डिफरेंस होता है। टैंजिबल हेरिटेज वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि म्यूजियम्स हो गए और मॉन्यूमेंट्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, ये टैंजिबल होते हैं। ओके, ये वहीं के वहीं रहेंगे, इन्हें हम टच कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर आते हैं इनटैंजिबल हेरिटेज, जो चीज़ें हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे कल्चर के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे कि फूड, फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस। अब आप कहोगे देखो फूड को हम टच कर सकते हैं, अब आप यही कहोगे, मुझे पता है, बट फूड को टच करके तो कुछ नहीं पता लगेगा ना। देख कर टच करके तो जब तक आप उसको खाओगे नहीं तो आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, है ना। तो ये हो गया इसलिए इनटैंजिबल। ऑलराइट, सिंपल चीज याद रखना, intangible cultural heritage means living traditions that are passed from one generation to another. Okay, देखो फूड, रिचुअल, कस्टम, ये सब ऐसी चीजें जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो सकती हैं। ऑलराइट, बाई चांस कोई मॉन्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ हो गया, तो पास ऑन नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, अब हम पहले समझते हैं फूड कैसे होता है इंटेंजिबल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। देखो, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। खाना किसी भी कम्युनिटी की हिस्ट्री, उसके कल्चर, उसके एनवायरनमेंट और उसके आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर स्टेट का अपना ट्रेडिशनल फूड होता है और वही उसकी ना कल्चरल आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे कि आपको पता है, हम बिरयानी बोलेंगे तो हमारे दिमाग में आता है हैदराबादी बिरयानी, क्योंकि हैदराबाद की फेमस है वो। ठीक है, ऐसी इडली डोसा हमें पता है, हमें यहाँ पे कितना भी मिल जाए नॉर्थ इंडियंस को, साउथ इंडियन का अलग होता है। ऑलराइट, ऐसे ही मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब से रिलेटेड है। तो ये सारी सिर्फ डिशेस नहीं है, ये उन स्टेट्स की कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेसिपीज जनरेशन से जनरेशन पास होती रहती है। इसी वजह से फूड को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फेस्टिवल्स को क्यों माना जाता है। देखो, फेस्टिवल्स भी हमारी कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फेस्टिवल सिर्फ ये नहीं होता कि आपको सेलिब्रेट करनी है चीज़ें, सेलिब्रेशन है। हर फेस्टिवल के अलग रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, म्यूजिक होता है, डांस होता है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो फेस्टिवल लोगों के एक साथ लाते हैं और कल्चरल आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या आ गए, दिवाली हो गया, होली, ओणम, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, तो आप इसमें एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। अब इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो, फूड और फेस्टिवल कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं, मतलब लोग अपनी ट्रेडिशन को भूलते नहीं है इसकी वजह से। ठीक है, दूसरी चीज ये सोशल यूनिटी, हम लोग फेस्टिवल्स पे जैसे इकट्ठे होते हैं सारे साथ में, तो सोशल यूनिटी, ये नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते भी हैं। जैसे कि बच्चों को आप अपने कल्चर के बारे में सिखाते हो तो वो चीज़। ठीक है, और ये टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट किसी फेस्टिवल में आते हैं या लोकल फूड ट्राई करते हैं तो लोकल बिजनेस, आर्टिसन, फार्मर, इन सबको जो है इनकम मिलती है। ओके, तो ये था कि हमारे फूड और फेस्टिवल कैसे हमारे कल्चर का इंटेंजिबल पार्ट है। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। व्हाट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म, स्टेट द प्रेमिसेस फॉर इट्स स्टडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है हमने जितने अभी तक क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें से। ठीक है, सबसे पहले नाम सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये क्या आ गया। देखो, हम सबको पता है कि पॉलिटिकल का मतलब होता है गवर्नमेंट या फिर पावर, और इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा, मनी, बिजनेस, ये सब। ठीक है, और टूरिज्म मतलब हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री। तो जब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट, बिजनेसेस और इकोनॉमी मिलकर टूरिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म कहते हैं। ऑलरेडी ये टूरिज्म का एक बिल्कुल अलग ब्रांच है, काफ़ी लोग इसकी स्टडी भी करते हैं, इसमें काफ़ी सारी जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट, बिजनेस और इकोनॉमी तीनों लोग मिलकर जो है टूरिज्म कैसे इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं वो देखते हैं। ओके, देखो, बेसिकली इसमें क्वेश्चंस क्या आ जाता है कि टूरिज्म को कौन कंट्रोल करता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, कौन पैसे कमाता है इससे, टूरिज्म का बेनिफिट किस किस को मिलता है, ये सब सारी जो चीज़ें हैं ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म का मेन फोकस होती है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि इसके प्रेमिसेस क्या हैं इसको स्टडी करने के। सबसे पहले आ जाता है टूरिज्म एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टूरिज्म एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है, हमें पता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है इससे, और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। देखो, पैसा बहुत ज़्यादा टूरिज्म में स्पेंड भी होता है। जब आप लोग जैसे कि किसी भी और कंट्री जाते हो तो आपको करेंसी एक्सचेंज करानी होती है, तो करेंसी एक्सचेंज में भी कुछ परसेंटेज कट होता है, तो इससे बहुत पैसा कमाते हैं लोग, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि टूरिज्म से इकोनॉमी को कितना बेनिफिट मिल रहा है और ये बेनिफिट सब लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। अब जैसे कि श्रीलंका एक टूरिज्म कंट्री है, बेसिकली वहाँ का मेन जो ऑक्यूपेशन लोगों का, जो लोग जिस चीज़ पे डिपेंड होते हैं वो टूरिज्म ही है, तो वो चीज़ ओके। दूसरा आता है रोल ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट टूरिज्म पॉलिसीज बनाती है, रोड बनवाती है, एयरपोर्ट डेवलप करती हैं, हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्री प्रमोट करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट टूरिज्म ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओके। पावर एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से स्टडी करते हैं कि होटल का ओनर कौन है, रिजॉर्ट का ओनर कौन है, नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल किसका है, और टूरिज्म से जो प्रॉफिट होता है वो सबको इक्वली मिल रहा है या नहीं। अगर सिर्फ बड़े बिजनेसेस ही प्रॉफिट कमा रहे हैं और लोकल कम्युनिटीज को कुछ नहीं मिल रहा, तो ये इनइक्वालिटी आ जाती है हमारे पावर एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में। इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज, वही चीज हमने पढ़ी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, आज टूरिज्म सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं है, फॉरेन कंपनीज, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो गए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी टूरिज्म इंडस्ट्री का पार्ट बन चुकी हैं, और ये सब लोकल कल्चर और इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इसी रिलेशन को हम लोग बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म में स्टडी करते हैं। ऑलराइट, ईजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म का मतलब पता होना चाहिए, तो प्रेमिसेस अपने आप भी लिख सकते हो। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Discuss how the tourism industry has changed with the free market economy। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की ही बात हो रही है इसमें भी। देखो, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है और प्राइवेट कंपनीज को बिजनेस करने की ज्यादा फ्रीडम मिलती है। तो सिंपल वर्ड्स में, प्राइवेट कंपनीज कैन इन्वेस्ट फ्रीली, compete with each other and expand their business। हमें पता है कि इंडिया में 1991 के बाद जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े चेंजेस आए थे, क्योंकि फॉरेन कंपनीज आ गई थी, फॉरेन जाना आसान हो गया था, सब कुछ हुआ था, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग इन चेंजेस का इफेक्ट सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं, बल्कि कल्चर, सोसाइटी और लोकल कम्युनिटीज पर भी पड़ा था। और अब हम देखते हैं कि कैसे जो है चेंज हुई टूरिज्म इंडस्ट्री फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कंपनीज ने टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू किया, होटल्स, एयरलाइंस, रिजॉर्ट्स, ये सब, ठीक है। इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन की वजह से सर्विसेज भी इंप्रूव हो गई। तो आज टूरिस्ट के पास पहले से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप लोग को पता है, बहुत बड़े बड़े होटल चेन्स जो यहाँ पे इंडिया में है वो बाहर की कंट्रीज में भी है। तो ये सब इसी की वजह से, फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से पॉसिबल हुआ है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्री मार्केट इकोनॉमी के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी ने मिलकर एयरपोर्ट्स बनाए, रोड्स बनाई, हाईवे बनाए, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लॉन्च किए, और आज हम घर बैठे ही होटल फ्लाइट बुक कर सकते हैं, और ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। इंक्रीज इन इंटरनेशनल टूरिज्म, पहले फॉरेन ट्रैवल इतना ईजी नहीं था, लेकिन अब अफोर्डेबल फ्लाइट्स होती हैं, बेटर कनेक्टिविटी होती है, और ईजियर ट्रैवल फैसिलिटी की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत इंक्रीज हो गया है। इंडिया में भी बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आने लगे हैं, और इंडियंस भी फॉरेन ट्रैवल ज़्यादा करने लग गए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो हुई है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई है, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, ये सब, ठीक है। कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चर, ये पॉइंट एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेन एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड यही है। टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ फेस्टिवल, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल डांसेस और हेरिटेज साइट्स को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाने लगा है, तो इससे इनकम भी बढ़ी है, लेकिन कई बार कल्चर की ओरिजिनलिटी है, जो हमने बात करी थी ऑथेंटिसिटी, वो खत्म होती जा रही है उसकी वजह से, ठीक है। एनवायरमेंट एंड सोशल चेंजेस, ऑब्वियसली रैपिड टूरिज्म की वजह से नेगेटिव इफेक्ट हुआ है एनवायरमेंट पे, पोल्यूशन बढ़ा है, फॉरेस्ट पर प्रेशर बढ़ा है, नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज हो गया, तो इसी वजह से आज सस्टेनेबल टूरिज्म पर इतना ज्यादा फोकस करा जा रहा है। ऑलराइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आपके पेपर के लिए देखो, ये 10 क्वेश्चन मेन है,
इन 10 क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे तो एटलीस्ट आप इजीली जो है पास हो जाओगे अपने एग्जाम में। बट अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो या लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हो तो आप ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और तो आप इनसे पढ़कर और बेटर प्रिपेयर कर पाओगे। नीचे आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे टेक्स्ट करके आप ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एन एग्जाम। थैंक यू सो मच।